हरिद्वार के प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज हरिद्वार के माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्री के.पी. दुबे जी जो प्रतिनिधि शक्ति कुंज हैं और साथ साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष और कार्यक्रम के संचालक हैं, श्रद्धेय मधेश्वर प्रसाद सिंह जी, संरक्षक अखिल विश्व गायत्री परिवार, डॉक्टर अशोक कुमार जी जोनल समन्वयक, पश्चिम बंगाल गायत्री परिवार के प्रभारी श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रतिभाशाली युवा नेता मनीष कुमार जी, युवा प्रकोष्ठ के व्यवस्थापक श्री ज्ञान विकास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रणवीर नंदन जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री रंजीत सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सदस्यगण, देवियों सज्जनों, हमारे भविष्य के कर्णधार युवा भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत कम समय के अंतराल में एक बार फिर गायत्री परिवार शक्तिपीठ कंकड़बाग में आने का सौभाग्य मिला है। यूको में जब पिछली बार आया था तो उस समय चर्चा हुई थी कि एक बहुत बड़ा युवा समागम होने जा रहा है, यूथ एक्सपो होने जा रहा है और उसमें मुझे आने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने उसको थोड़ा स्वीकार किया और वो कल का कार्यक्रम है, उसमें मैं आने वाला हूं। सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन जहां मुझे आज जाना था वहां कल जाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि और 350वां प्रकाशोत्सव मनाया जाने वाला है बहुत ही धूमधाम से और उसमें दुनिया भर के लोग इस पटना साहिब में आने वाले हैं और उसके लिए जागृति यात्रा निकली है पटना साहिब से। उसको विदा करने का भी अवसर मिला, लेकिन उन लोगों की यह भावना थी कि मैं कम से कम आनंदपुर साहिब में जरूर आऊं जब वो यात्रा वहां पहुंचे। तो पहले के सूचनाओं के आधार पर ऐसा लगा कि आज का कार्यक्रम होगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, रविवार का कार्यक्रम हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है और उस दिन ही जागृति यात्रा के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो यहाँ के लिए कल के लिए मैं प्रतिबद्ध था, लेकिन जो एक वो हमारा कर्तव्य, बिहार की धरती तो महान धरती है, ये सबको मालूम है और अभी श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी इन बातों का उल्लेख कर रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी कुछ लग रहा है कि बहुत ही सुखद संयोग है। कल मुझे मैं राजगीर महोत्सव में था और राजगीर कौन सी जगह है? भगवान बुद्ध की भी जगह है, भगवान महावीर की भी जगह है, गुरु नानक देव की भी जगह है और बहुत बड़े सूफी संत मखदूम साहब की जगह है। और यही नहीं, वहीं बैतरनी पार करते और 3 साल में जब मलमास का मेला लगता है तो हिंदू धर्मावलंबियों की यह आस्था है कि 33 करोड़ उनके देवी देवता एक माह के लिए राजगीर जाना भूमि है राजगीर। और राजगीर जो भूमि है, जो मगध साम्राज्य की, पुराने मगध साम्राज्य की राजधानी, चाहे जरासंध की भूमि मान लीजिए, बिंबिसार की मान लीजिए। और जब भगवान बुद्ध राजगीर गए थे तो बिंबिसार में ही
राजा बिंबिसार ने ही अपना रॉयल गार्डन, जो आज वेणुवन के नाम से जाना जाता है, उसमें उनका आतिथ्य किया था और उसी में वास करते। और राजगीर में ही कीर्तपुर पर्वत है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो पहला उपदेश तो उन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन उसके बाद अनेक उपदेश उन्होंने कीर्तपुर पर्वत से दिए, जिसके ठीक बगल में आज विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। यह वह भूमि है जहां भगवान महावीर की शिक्षा और पहला प्रवचन भी उन्होंने वही दिया, राजगीर में। अगर राजगीर की पंच पहाड़ियों को आप देखें तो ऊपर में चारों तरफ आपको जैन मंदिर दिखाई देते। तो वह भूमि, गुरु नानक देव जी का भी वहां वास हुआ। और एक अद्भुत बात है, जहां गुरु नानक देव रहते थे वहां के कुंड का पानी ठंडा और बाकी राजगीर के कुंड का पानी गर्म है। यह भी अद्भुत चीज है। और सूफी संत मखदूम साहब भी वहां वास करते थे। ऐसी जगह उसके महोत्सव में कल शामिल होने का मौका मिला। आज गायत्री परिवार के कार्यक्रम में शामिल होना, और कल हम जा रहे हैं आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, वहां जाने का मौका मिला। तो यह तो एक संयोग। और गायत्री परिवार का सोच एक वैज्ञानिक सोच। हम देखते हैं कि अपने गुरु श्री राम शर्मा आचार्य महोदय के अलावे आप विवेकानंद जी की उक्तियों को सामने रखते। विवेकानंद जी का सोच भी वैज्ञानिक, उतरकियानुसी विचार के नहीं, उनका सोच वैज्ञानिक। तो गायत्री परिवार इस रास्ते पर चल रहा, तो बड़ी खुशी की बात है। और पिछली बार भी मैं आया था तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पर्यावरण पर आपका ध्यान है, गंगा की निर्मलता पर ध्यान है। और पिछली बार भी हमने बताया था पर्यावरण के बारे में, आप में से कई लोग अगर पिछले कार्यक्रम में रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा। पर्यावरण पर भी चर्चा हुई, गंगा की निर्मलता पर भी चर्चा हुई, और शराबबंदी पर भी पूरी बातचीत हुई थी। तो आप सबका समर्थन इतना जबरदस्त रूप से है, तो मुझे दोबारा आज, क्योंकि कल आना था, लेकिन यह एक संयोग है कि आज ही, क्योंकि श्रद्धेय पंड्या साहब का आगमन हो गया था, तो उनसे मिलने का अवसर मिला, मुझे खुशी है। गायत्री परिवार का विश्व भर में नेतृत्व कर रहे हैं। 80 देशों तक आपका विकास हो चुका है, फैलाव हो चुका है। और आज यहाँ आपकी बात सुन करके ये बड़ी रोचक बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उन चीजों को सोच कर यहाँ नहीं आया था, लेकिन आपका भाषण सुनने के बाद मैं प्रेरित हुआ। आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निकट हैं। सबसे पहले मैं गंगा की निर्मलता पर अपनी भावना आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। उनके समक्ष मैं अपनी इस भावना को प्रकट कर चुका हूँ। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, और जितने भी गंगा के तटवर्ती प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री अथॉरिटी के सदस्य। तो मैं अपनी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब माननीय प्रधानमंत्री थे उनके समय से कहता है, और आदरणीय मोदी जी के समय में भी कहने। और अभी इस बार जब गंगा में जबरदस्त बाढ़ आई तो उसके कारणों के बारे में मैंने लोगों के समक्ष अपनी बात रखी, और मैं यह बात पिछले 9-10 वर्षों से निरंतर कर रहा हूं, और वही बात सामने आ गई, जिसके बारे में मेरा ये विनम्र निवेदन है कि गंगा की निर्मलता बगैर अविरलता के संभव है। ये मेरा दृढ़ सोच और विचार है, क्योंकि जब तक गंगा की धार अविरल नहीं रहेगी, अब गंगोत्री से जो गंगा चली उसकी अविरलता को तो कई जगह पर बात आएगी। आप तो गए भूमि से आए, उत्तराखंड को गए भूमि कहा जाता है, वहां से वहां आपका मुख्यालय, और बड़ा अफसोस की बात है कि वही छेड़छाड़ हो गई, गंगा जी निकली भी वहीं से।
धार है वो विभिन्न जगहों से होकर गुजरती है, तो दुनिया में किसी नदी का जल ऐसा पवित्र नहीं और स्वच्छ नहीं। उसका कारण क्या है? जिस रास्ते से गंगा नदी गुजरती रही है, उन जगहों के जो मिनरल्स हैं, उन सबों का असर गंगा के जल में पड़ता है। इसलिए गंगा जल को चाहे जितना दिन तक किसी बोतल में बंद करके बाल्टी में रखकर छोड़ देते, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं आती और कोई काई नहीं करता। आज क्या वही स्थिति है क्या? आज बताइए, तो अपने बचपन में गंगा नदी के किनारे ही जन्म हुआ है। पटना से 50 किलोमीटर पूर्व बख्तियारपुर एक जगह है, और हम लोग बचपन में गंगा नदी में नहाते थे और बच्चे से भी छोटे से बाल्टी में एक बाल्टी पानी लाते थे पीने की, क्योंकि बख्तियारपुर ऐसी जगह थी कि उसके कोई कुएं का पानी मीठा नहीं। एक मंदिर के पास एक कुएं का पानी मीठा था, वहीं से लोग पानी ले जाते थे दाल पकाने। और हम लोग सप्ताह में छुट्टी के दिन गंगा नदी में स्नान करेंगे और पानी लेकर। आज उस तरह का जल लेकर आना संभव है? उस जल में बड़ी स्वच्छता नहीं है। उसका कारण क्या है? गंगा की धार जहां से निकली, जो प्रकृति की देन है, उसके साथ बहुत छेड़छाड़। जहां से निकली वही छेड़छाड़, और उसके बाद और ज्यादा छेड़छाड़। हमारे बिहार में जब गंगा नदी प्रविष्ट होती है तो अधिकतम 400 क्यूमेक्स पानी आता है, लेकिन जब बिहार छोड़कर आगे जाती है तो कम से कम 1500 क्यूमेक्स पानी आता है। हम तो गंगा नदी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिहार की धरती तो उसमें योगदान देती है, इसलिए हमारा भी कुछ है। अभी गंगा नदी की अविरलता प्रभावित हो गई, और हमने सुना है कि यूपी में इलाहाबाद से बनारस के बीच में और बनारस से बक्सर के बीच में 2 बराज बनाए जाने वाले हैं। नेशनल वाटरवेज का निर्माण होना है, तो वहां से जल मार्ग से परिवहन के लिए यह काम है। आज जो गंगा की स्थिति है उससे परिवहन हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वो होना ही चाहिए, होता भी है, और सबको मालूम है कि जल मार्ग का जो परिवहन है वह बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन इसके चलते अगर बराज बना तो आप समझ जाइए कि अब बची हुई जो गंगा है वह बड़े तालाबों में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर गंगा की निर्मलता, अविरलता नहीं बचेगी तो निर्मलता नहीं। इसलिए मेरा एक विनम्र आग्रह है, सादर आग्रह है, कृपा करके आप भी मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताएं। क्योंकि उनके जो मंत्री हैं इस विभाग को देखते हैं, मैं भी कुछ महीने के लिए आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में इस मंत्रालय को देख चुका, सड़क से लेकर के समुद्र के परिवहन को देख चुका, इसलिए मुझे भी थोड़ा ज्ञान है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी पूरी तैयारी वैसी है। तो एक तो मेरा विनम्र आग्रह है, अविरलता के संबंध में जरूर अपनी बात आए, ताकि गंगा अविरल रहेगी तो निर्मल होगी। आज जिस प्रकार से लोगों में कॉन्शसनेस आ रहा है, जागृति आ रही है, तो स्वच्छता पर जितना ध्यान है, उस स्थिति में स्वच्छता, उसकी निर्मलता पर भी हम लोगों का उतना है। एक बात मुझे कहनी है, जिसका संबंध विशुद्ध हम लोगों के जीवन से। गंगा नदी अगर अविरल नहीं रही तो बताइए इस भारत की धरती का क्या? जो मूल नदी है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई, अगर उसमें कोई कमी आ गई जो कि ठीक है, और हमने पिछली बार यहां बताया था कि इसके आगे तो उसको रोक ही दिया गया। आज से 50-60 साल पहले जब फरक्का में डैम बनाया गया और उस समय के इंजीनियर्स ने लिखा था कि ये गलत हो रहा, ये बिहार में बाढ़ लाएगा, बंगाल के कुछ प्रांतों, कुछ जिलों में बाढ़ लाएगा, सिलिटेशन होगा, गाद जमा होगा, ये सब 50-60 साल। तो उस समय जिस इंजीनियर ने ये बातें कही, मालूम है उसको पाकिस्तान का एजेंट घोषित कर दिया गया। तो उसमें बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान।
और अभी इस प्रश्न को उठा रहे थे तो चारों तरफ से ये जानकारी मिली और उसको कलेक्ट करके हमने सब लोगों की नजर में लाया। ये जो फरक्का बना ये पानी के बहाव को रोक रहा है। हम भी मछली नहीं खाते, लेकिन हिल्सा मछली तो मकसद तक पहुंच जाती थी। आज तो बड़ी आगे आ गई, धारा के विपरीत मछली चलती है, वो आगे तक जाती है और वो तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में। मैंने तत्कालीन मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, उनको अपने राज्य सरकार के विमान से घुमा कर हमने दिखा दिया था कि देखिए कितना सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, कितनी गाद जमा हो रही है रास्ते में, और ये गाद जमा हो रही है तो धीरे धीरे जो जल ग्रहण क्षमता है गंगा जी की उसको ये कम करता चला जा रहा है। तो थोड़ी सी भी बाढ़ आएगी वो दोनों तरफ फैल जाएगा और लोगों को तबाह करेगा। यही हो इसलिए हमारे सब युवा को मालूम होगा। ऐसा नहीं था कि गंगा का कोई बहाव बहुत ज्यादा, लेकिन गंगा नदी की जल अधिग्रहण क्षमता घट गई, गहराई घट गई, छिछली हो गई, गाद का जमाव इतना ज्यादा हो गया कि कम पानी ने ही दोनों तरफ तबाही मचानी भारत। एक हमारी प्रार्थना है कि गंगा नदी को पूरे तौर पर अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब इसकी अविरलता को बनाए रखना है तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि यूपी में जल मार्ग के चक्कर में कोई बराज बनाकर गंगा को बड़े तालाब में परिणत न किया जाए, और ये जो आगे की अविरलता है इसको बचाने के लिए आगे जो फरक्का का बराज है इसके बारे में विचार, इसकी उपयोगिता पर विचार। एक तो निकेतन है व्यक्तिगत रूप से, अब आप से संबंध उनका अच्छा है, अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा। और दूसरी बात है शराबबंदी के लिए जो काम यहाँ शुरू हुआ जबरदस्त प्रभाव है, लोगों के घरों में खुशियां लौट आई। आज भी मद्य निषेध दिवस और आज तो संविधान दिवस भी, हमने जो भी मद्य निषेध लागू किया संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, उन्हीं के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप किया। और मद्य निषेध दिवस आज से तो हमने घोषणा की है कि अब अगले वर्ष से सिर्फ मद्य निषेध नहीं बल्कि नशा मुक्ति दिवस शराब तो लगभग बंद हो चुका है, लगभग। कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं, वो तो निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके लिए जन चेतना जरूरी है। मैं निश्चय यात्रा पर हूँ, चेतना सभा करता हूँ, लोगों से संकल्प करवाता हूँ और 21 जनवरी से 22 मार्च तक अगले वर्ष मैंने नशा भी शराबबंदी लागू करने के पहले 2 महीने का कैंपेन चलाया, घर घर तक संवाद पहुंचाया और अभी फिर कहीं कोई कोताही न हो जाए, लोगों की सावधानी न घट जाए, इसलिए 21 जनवरी से 22 मार्च तक 2016 में फिर जन चेतना अभियान चलेगा। 2017। धन्यवाद। आपकी प्रतिभा पर मुझको भरोसा है। अब हम लोग जाएंगे तो आप में से जरूर कोई आएगा। तो ये 17 जनवरी से मार्च तक करने वाला है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 21 जनवरी को शुरू होगा शराबबंदी के पक्ष में, नशाबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला, दुनिया का अब तक का मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। कम से कम 2 करोड़ लोग कोने से लेकर दूसरे कोने तक खड़ा होंगे। अलग अलग रूट निर्धारित किया जा रहा है, हम भी उसमें शामिल होंगे।
आप भी शामिल होइएगा। हमारे मनीष जी हैं, बताइए मनीष जी, बता दीजिए। एकदम मानव श्रृंखला, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और अखिल विश्व गायत्री परिवार के आप सदस्य हैं, इसलिए जो विश्व रिकॉर्ड बनना है बिहार में, इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। कुछ लोग बोलते रहते हैं। मैंने तो पिछली बार भी जो विवेकानंद जी की उक्ति यहाँ लिखी हुई है, आप लोगों को ध्यान दिला दिया था, बिहार भर के लोगों को ध्यान दिला पहले तो मजाक उड़ाते थे, विरोध करते थे, अब हम इस काम में लगे हुए हैं कि सब साथ आए। हम तो कोई यक्कड़ नहीं, एक दो पेट पीढ़ी के आदि जो लोग हैं ना, बड़े इसको आजादी से जोड़े, क्योंकि संविधान में ये जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं, संविधान में अब आदत नहीं छूटती है तो बिजली ऑफ कर लीजिए और शाम में क्या मतलब। आज मध्य निषेध दिवस के अवसर पर एक महिला ने ये बात कही कि उनके पति शराब पीते थे, आज जूस पिया। पूरे तौर पर सजग रहना, और आज जो घरों में खुशियां हैं, यही तो है आनंद, हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज है। धन संपत्ति खुशी नहीं लाती। देख लिए नोटबंदी के बाद तो पता है, हमने तो तत्काल अगर हमारे सीमा पर खतरा है, देश का सवाल है, हम तो भाई एक सेकंड की देर नहीं करते, पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। का फोन आया, उन्होंने मुझको जानकारी दी, तो मैंने मुझसे यही पूछा कि बस कर दिया ना। नोटबंदी लागू अगले दिन से तो 9 तारीख से निश्चय यात्रा पर। हमसे पूछा किसी ने, स्वागत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, जरूर इसका लाभ। कष्ट है, तैयारी होनी चाहिए थी ताकि लोगों की तकलीफ कम हो, लेकिन हमारी अपनी समझ है कि इतना ना 2 नंबर का कमाई करके लोग जो नोट का गड्डी रखते हैं, इतना उसको भजा पाएगा। कुछ लाख करोड़ रुपए का नोट जरूर उनका स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा तो खाता ही खाता नहीं है। उतना का पैसा तो रिजर्व बैंक जारी कर ही सकता है। रिजर्व क्या, मैं तो समझता हूँ किसका लाभ, लेकिन हाँ आप मित्र हैं उनके, विनम्रता पूर्वक एक मिनट आपको सुनने दीजिए। विनम्रता पूर्वक मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचाइए कि नोटबंदी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब बेनामी संपत्ति पर हमला हुआ। बेनामी संपत्ति में सिर्फ जमीन मकान नहीं, ये सोना हीरा को भी पैसा जमा कर करके, धन संपत्ति जमा करके क्या करें? अरे ऊपर तो अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाता, कफन में जेब नहीं होती। तब भी लोग बताइए क्या खाएगा? सोना हीरा खरीद के रखता है, हीरा खाओ ना। प्रार्थना करते हैं कि अब एकदम कुछ नहीं सुनना है, नोटबंदी अब बेनामी संपत्ति पर ही और यही वक्त है कि 1 लाख 2 नंबर का कारोबार
और काले धन को ध्वस्त करने का अवसर है। करिए और इसके साथ आप एक बात और करिए, बिहार का अनुभव देख लिया। बिहार के बारे में तो आपकी राय अनेक प्रकार की राय बदली, तो इस बिहार में अगर शराबबंदी हो सकता है, और मोदी जी तो गुजरात से, गुजरात की जब से स्थापना हुई तब से वहां शराबबंदी है, तो वे तो इसके हिमायती हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अब शराबबंदी को वो बढ़ावा दें, नोटबंदी, बेनामी संपत्ति पर हमला और शराबबंदी। कारोबार तो अनैतिक कारोबार, तो सामने क्या लिखा हुआ? उन्हें बख्शा हो जिनने अनीति पूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। तो यह अनीति पूर्वक संपत्ति पर हमला बोलने के लिए हम लोगों के को बड़ा ही संतोष होगा और सचमुच इस मामले में लोग मेहनत करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई चिकित्सक, आप तो पढ़ाई से चिकित्सक, कोई लोगों की देखभाल करता है, सब कुछ करता है, तब 2 पैसा कमाता है। और आप बताइए आजकल बिना कुछ किए मालामाल लोगों के ऐसी संपत्ति को नष्ट होना चाहिए। जो भी काम होगा मेरे जैसे साधारण इंसान का उसको पूरा का पूरा साथ स्टैंड लेने के बाद तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फैलाते रहो, जो मर्जी है, उसको कोई लेना देना नहीं। जो मुझको अच्छा लगता है उसको मैं अच्छा करता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता उसको मैं अच्छा। मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है जिस मूड में है आदरणीय मोदी जी, अगर आप भी उनको थोड़ा सा समझते हैं कि ये तीनों काम हो जाएगा तो फिर देश को ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक सकता है क्या? दोस्तों, चीन अफीम में डूबा, अफीम का परित्याग किया, आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ा। अगर चीन से आगे बढ़ना है, मुकाबला करना है, तो शराब में डूब कर तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। शराब से और हमारी युवा पीढ़ी में बहुत क्षमता है। आपने जो 4 सद्गुण की बात कही, कि हमारे युवाओं में भरे पड़े, जरूरत बस यही है कि उसका माहौल बनाए। हम लोगों का और कोई काम नहीं, इनको किसी मदद की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे माहौल की जरूरत है। सहायता करने में कुछ सक्षम है, इसलिए आज के इस अवसर पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को, और आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और हम तो हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि इतनी अच्छी बातें आपने कही है, इस दिशा में बढ़े और हमारे युवा बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि समाज को और मुल्क को आगे ले जाएंगे, और सिर्फ मुल्क तक ही सीमित नहीं ले जाएंगे बल्कि मानव सभ्यता को आगे ले जाएंगे। मुझे फिर खुशी हुई, कल नहीं ला पाएंगे मनीष जी, इसका मुझे अफसोस है, फिर आगे कभी मौका दीजिएगा तो जरूर। कैंपेन शुरू हो रहा है और 21 तारीख जनवरी 2017 को जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है उसके लिए अभी से जुट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका श्रद्धेय प्रणब पंड्या जी का सादर नमन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।